तो बच्चों, आज हम व्यवसाय अध्ययन में अध्याय 13 नृत्यत्व एवं संप्रेषण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा इस चैप्टर का आज पहला दिन है। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नृत्यत्व क्या है, इसका अर्थ और परिभाषा के बारे में पहले हम देखेंगे। नृत्यत्व का मतलब होता है कि कोई भी काम कराने वाला, यानी जिसके अंडर में काम हो रहा है, जो उस काम को देख रेख कर रहा है, उसे ही हम उसका नृत्यत्व कहते हैं। हम अगर अर्थ की बात करें तो स्पष्ट है कि किसी विशिष्ट गुण रखने वाले उस व्यक्ति से होता है जो उन गुणों के आधार में अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वह व्यक्ति जिसमें कुछ विशिष्ट गुण है, जिसके कारण अपने उस गुण के कारण जो दूसरे व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उस कार्य का देख रेख करते हैं, उस कार्य को आगे कैसे बढ़ाना है, उसका वो मार्गदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नृत्यत्व उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने विशिष्ट गुणों के आधार पर अपने अधीनस्थ कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उनका वो मार्गदर्शन करते हैं। अब आइए एक परिभाषा की बात करें कि नृत्यत्व की परिभाषा तो कई व्यावसायिक अर्थशास्त्रियों ने दी है, लेकिन हम एक परिभाषा यहाँ लेते हैं। परिभाषा है मूने एवं रेले के अनुसार। मूने एवं रेले ने नृत्यत्व की क्या परिभाषा दी है, इसको देखते हैं। तो इन्होंने परिभाषा में ये लिखा है, प्रक्रिया के समय, प्रक्रिया यानी काम करने के समय, प्रक्रिया के समय अधिकारी वर्ग जो स्वरूप धारण करता है, उसी का नाम नृत्यत्व है। अर्थात जब कोई काम होता है, उस काम को करने के समय जो उसका अधिकारी होते हैं, जिनके अधीन यानी जिनके देख रेख में कार्य होता है, उसी का नाम क्या है? नृत्यत्व। तो ये तो हो गई परिभाषा की बात। एक बार फिर से हम इस परिभाषा को देखते हैं। स्पष्ट इन्होंने परिभाषा देते हुए ये कहा कि प्रक्रिया के समय अधिकारी वर्ग जो स्वरूप धारण करता है, उसी का नाम नृत्यत्व है। तो ये तो परिभाषा हो गई। अब हम इन्हीं नृत्यत्व के अर्थ और परिभाषाओं के आधार पर हम इसके कुछ विशेषताएं देखते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है। तो विशेषताएं में जैसा कि अर्थ से ये पता चलता है कि जो व्यक्ति कार्य का मार्गदर्शन करता है, ये तो निश्चित है कि जो देख रेख करता है, जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसका जो देख रेख करने वाला है, वो निश्चित ही रूप में वो क्या होगा? अधिकारी होगा। तो स्पष्ट है, पहला परिभाषा इसमें है, अर्थ है, विशेषता में हम लेंगे। इस अर्थ के आधार पर पहला अर्थ है कि अधिकारी वर्ग। यदि नेतृत्व का काम कौन करेगा? जो अधिकारी वर्ग होते हैं वही करेंगे ना, मजदूर तो करेगा नहीं नेतृत्व का काम, देख रेख का काम जो उनके अधिकारी हैं वही लोग करते हैं। तो पहली विशेषता हो गई, इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं? अधिकारी वर्ग। चलिए, ये तो हो गया अधिकारी वर्ग। दूसरी इसकी विशेषता होती है समूह का प्रतिनिधित्व। समूह का प्रतिनिधित्व का मतलब हो गया है कि जो भी समूह काम कर रहा है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला ही नेतृत्व करने का अधिकारी होता है।
तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो समूह है, उस समूह में जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्यों को अपने मार्गदर्शन से आगे काम कराता है। तो इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि नेतृत्व में समूह का प्रतिनिधित्व किया जाता है। जितने भी कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, जितने मजदूर हैं, या जो भी आपके अंडर में जो भी 10-15 जो भी सदस्य काम कर रहे हैं, उन पूरे समूह का आप लीडरशिप होते हैं, उनका अधिकारी होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दूसरी बात हो गई, समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा चीज है सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया यानी ये प्रक्रिया जो है, नेतृत्व की जो प्रक्रिया है, ये एक के बाद एक चलती रहती है। संगठन की स्थापना से ही ये कार्य शुरू हो जाता है और इसमें एक प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी प्रक्रिया आ जाती है। इस तरह से ये एक के बाद एक चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि नेतृत्व क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया के बाद आता है आदर्श चरित्र। देखिए, आदर्श यानी हमारा अच्छा चरित्र, आपका जो स्वभाव है। तो नेता अपने अनुयायियों से, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जो प्रतिनिधित्व करता है, जो सबसे आगे रहता है, जिसके अंडर में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उसका चरित्र अगर अच्छा होगा तभी तो उसके बात को मानेंगे और दूसरे कर्मचारी भी अच्छे से काम करेंगे। तो आदर्श चरित्र होना चाहिए। नेतृत्व सतत प्रक्रिया तो है और नेता अपने अधिकारियों के सम्मिश्र आदर्श चरित्र का आचरण करते हैं, जिससे कि जो उनके बताए हुए रास्ते पे चलने वाले भी उन्हीं के जैसा काम करें। अगर कोई प्रतिनिधित्व करने वाला का आदर्श चरित्र नहीं है, यानी अगर कहें कि उसका चरित्र ठीक नहीं है, तो निश्चित है कि उसके अंदर जो काम कर रहे हैं तो उनका भी चरित्र खराब हो सकता है। इसलिए नेतृत्व करने वाले का चरित्र कैसा होना चाहिए, एक उच्च या ऊंचा होना चाहिए, एक आदर्श चरित्र होना चाहिए। अब इसमें पांचवा विशेषता बताई गई है, इच्छा जागृत करना। इच्छा जागृत करने से मतलब है कि नेतृत्व समूह के सदस्यों में लक्ष्य प्राप्ति के लिए इच्छा जागृत करते हैं। जो नेतृत्व करने वाले रहते हैं, वो उनका ये उद्देश्य रहता है कि हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए उनके अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें काम करने की इच्छा जागृत करे। तो इस तरह से इच्छा जागृत करने का काम कौन करता है, नेतृत्व करता है। तो इसमें यह विशेषता है कि वो नेतृत्व सबसे अच्छा माना जाता है जो कर्मचारियों में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए इच्छा जागृत करे। तो ये तो हो गई बात इच्छा जागृत करने की। इसके बाद एक है उत्तरदायित्व। मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद आपको दिखाई नहीं देता होगा, तो ये यहाँ मैंने लिख दिया उत्तरदायित्व। ये पॉइंट को मैंने यहाँ लिख दिया है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व से मतलब है कि नेतृत्व प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तरदायित्व व्यक्तियों के प्रति निर्वाह करता है। प्रत्येक नेतृत्व का उत्तरदायित्व होता है कि जो भी उनके अंडर में काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका अच्छे से
जो भी उनका उत्तरदायित्व है उसका वो ठीक से निर्वाह करे, जिससे कि व्यक्तियों द्वारा संपादित कार्यों के संबंध में स्वयं अपना दायित्व का वहन कर सके। तो ये तो हो गई उत्तरदायित्व की बात। अब एक और हम इसकी विशेषता की बात करें तो है विशिष्ट योग्यताएं। जैसे कि परिभाषा में ही या आपको मैंने बताया कि विशिष्ट गुण रखने वाले, तो यहाँ पर विशिष्ट योग्यता, भाई अगर कोई व्यक्ति को काम करने के लिए दिया जाए और उसमें उस काम को करने की विशिष्ट योग्यता नहीं है तो वो काम को नहीं कर सकता। इसीलिए नेतृत्व करने वालों में एक विशिष्ट योग्यता होना आवश्यक है, जिससे कि वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अच्छी तरह से कार्य को संपादित कराए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेतृत्व का उत्तरदायित्व के बाद विशिष्ट योग्यता होना आवश्यक है, क्योंकि नेतृत्व प्रत्येक विशिष्ट योग्यता वाला ही व्यक्ति कर सकता है। अगर हम कहीं काम हो रहा है, मान लीजिए कोई मशीन की मरम्मत की काम चल रही है और वहाँ पर कई कर्मचारी उसको काम कर रहे हैं, और उस काम को देखने के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, जिसको ये अधिकार दिया गया है कि भाई तुम जाओ और वहाँ जो काम चल रहा है उसकी देख रेख करो, और उस व्यक्ति में कोई विशिष्ट गुण नहीं है कि अगर वो काम के दौरान कुछ रुकावट पैदा हो जाए, कुछ समस्या हो जाए, तो उस समस्या को निदान करने का वो अपना कुछ मार्गदर्शन दे सके। ऐसी अगर उसमें योग्यता नहीं है तो फिर क्या वो काम सही हो पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि जब वो कुछ जानते ही नहीं है कि काम को हमको कैसे कराना है। इसलिए कहा गया है कि विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति ही नेतृत्व का काम कर सकते हैं। तो एक बार हम फिर इनको हम दोबारा बता देते हैं। ये लक्षण की बात तो सबसे पहला है अधिकारी वर्ग। इसमें मैंने बता दिया है कि ये नेतृत्व का काम कौन करता है? एक अधिकारी वर्ग ही करते हैं, जिनके अधिकार में रहता है। दूसरा चीज मैंने बताया समूह का प्रतिनिधित्व। इसमें एक जन समूह रहता है, काम करने वाले सदस्यों का एक ग्रुप होता है, और उस ग्रुप को जो लीडरशिप करता है, जो प्रतिनिधित्व करता है, तो हम कहते हैं इसमें समूह का प्रतिनिधित्व होता है। फिर तीसरी चीज मैंने बताया सतत प्रक्रिया, अर्थात ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है, एक के बाद एक नेतृत्व का कार्य चलता रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें सतत प्रक्रिया होती है। फिर चौथा मैंने बताया आदर्श चरित्र। मैंने कहा कि नेतृत्व करने वाले का चरित्र एक अच्छा गुणवान व्यक्ति होना चाहिए, कि जिसके चरित्र पर किसी प्रकार का कोई दाग ना हो, जिससे कि उसके कहने से उनके अंदर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो प्रभावित हो और उनके मार्गदर्शन में वो अच्छा रिजल्ट दे सके। इसके बाद होता है इच्छा जागृत करना। तो एक अच्छा नेतृत्व उसे ही माना गया है जो अपने कर्मचारियों में काम करने के लिए उनमें अपने से इच्छा जागृत कर सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इच्छा जागृत करने का काम नेतृत्व में होता है। फिर मैंने एक उत्तरदायित्व की बात की, तो उत्तरदायित्व में मैंने कहा कि जो नेतृत्व करते हैं अपने सदस्यों के प्रति जो उनका अपना उत्तरदायित्व है वो उनको निभाना पड़ता है। जो उनके अंदर में काम दिए गए हैं उन काम को अच्छा करके दिखाना पड़ता है। फिर मैंने इसमें एक और पॉइंट बताया था, ये
सातवां पॉइंट को हम कह सकते हैं विशिष्ट योग्यता है। तो नेतृत्व करने वाला वही कर सकता है जिसमें विशिष्ट योग्यता हो। तो बच्चों ये तो रहा आपका नेतृत्व का अर्थ और इसके परिभाषा भी मैंने बताया। परिभाषा में मैंने मोने एवं रेले के अनुसार बताया कि प्रक्रिया के समय अधिकारी वर्ग जो स्वरूप धारण करता है उसी का नाम नेतृत्व है। और मैंने कुछ विशेषताएं बताई। अब मैं सोच रहा हूँ आपको कुछ और भी चीज बताऊं, जैसे प्रबंध कला, इससे संबंधित मैं कुछ होमवर्क दे दे रहा हूँ पहले, उसके बाद आगे बताऊंगा। होमवर्क में पहला प्रश्न है आपका कि नेतृत्व कैसी प्रक्रिया है। और आपका ये दूसरा प्रश्न है कि नेतृत्व का अर्थ लिखे। ये दो प्रश्न आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ और भी बताएंगे। ये दो प्रश्न नोट कर लें और इसका आंसर लिख के भेजना है। प्रश्न व्हाट्सएप में नहीं, ग्रुप में आपको भेजना है इसका आंसर। और एक चीज ये बताना चाहता था मैं कि प्रबंध कला एवं नेतृत्व में अंतर, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। तो उसके लिए आप ये देखिए, प्रबंध कला और नेतृत्व के अंतर में मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं। जिसमें पहला पॉइंट हमने बनाया है उद्देश्य, दूसरा अस्तित्व, तीसरा क्षेत्र और चौथा अधिकार है। तो आप प्रबंध कला में उद्देश्य में, माने प्रबंध कला का क्या उद्देश्य है ये देख लीजिए। तो प्रबंध कला का उद्देश्य क्या है? ये प्रबंध कला का उद्देश्य क्या है? लक्ष्यों की प्राप्ति। जो हमारा लक्ष्य है उसका प्राप्त करना प्रबंध कला का काम है। और नेतृत्व में क्या होता है? अनुयायियों की आकांक्षा को ध्यान में रखकर काम को करना। इसमें अनुयायियों की रक्षा को देखकर काम करना होता है। तो इस तरह से अगर अस्तित्व की बात करें तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें औपचारिक अस्तित्व होता है और इसमें अनौपचारिक अस्तित्व होता है। इसी तरह से इसका क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र यानी कि प्रबंध कला का क्षेत्र, प्रबंध कला का क्षेत्र क्या है? व्यापक है। और नेतृत्व का क्षेत्र क्या है? संकुचित है। और तीसरा अगर हम अधिकार की बात करें तो प्रबंध कला औपचारिक अधिकार प्राप्त करता है और ये अनौपचारिक अधिकार प्राप्त करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आप एक और प्रश्न भी लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 में कि प्रबंध कला एवं नेतृत्व में अंतर लिखिए। एक बार फिर से अगर हम इस अंतर की बात करें तो आप प्रबंध कला का उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य मैंने बताया था
कि लक्ष्य की प्राप्ति करना है और इसका उद्देश्य मैंने बताया था अनुयायियों की देखरेख में कार्य करना है। फिर अगर हम प्रबंध कला का अस्तित्व की बात करें तो ये औपचारिक संगठन है और ये अनौपचारिक संगठन में होता है। फिर क्षेत्र में इसका क्षेत्र व्यापक होता है और इसका संकुचित होता है। और फिर अगर हम अधिकार की बात करें तो इसका औपचारिक अधिकार है और इसका अनौपचारिक अधिकार है। तो इस तरह से हम प्रबंध कला और नेतृत्व में अंतर भी लिख सकते हैं। तो इससे आज के लिए ये चैप्टर इतना ही, फिर हम अगले चैप्टर में आएंगे।